बच्चों, आज मैं आपको कल के वीडियो का आगे का पार्ट पढ़ाऊंगी। वो है लेसन नंबर 5, जहाँ चार वहाँ लाभ। कल की वीडियो में आपने देखा कि मैंने कुछ ऐसे सफल व्यक्ति जो विकलांग होते हुए भी, विकलांग उनको कहते हैं जिनके शरीर का कोई एक अंग ठीक से काम नहीं करता है। ऐसे में सुधा चंद्रन, अरुणिमा सिन्हा और स्टीफन हॉकिंग का नाम बताने के बाद, चित्र दिखाने के बाद मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया जिसमें इंदौर के एक व्यक्ति हैं जिनका दोनों हाथ कट गया है। उसके बावजूद भी वो कार चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रनिंग वगैरह सब काम करते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ इस पाठ में क्या दिया है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। पाठ में ये है, आप टेक्स्ट बुक खोल के मेरे साथ बैठ सकते हो और उसमें मैं जब शब्दों के अर्थ बताऊंगी आप अंडरलाइन करके लिख भी सकते हो, समझने के लिए आसान होगा। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों में जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। कढ़ाई के नमूने ये इला की मेहनत और उसकी हिम्मत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। ये मैं पिछले लेसन में भी आपको बता चुकी थी कि इला सचानी वो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी से आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बौरी सावन जल्दी अइयो रे। तो इला जिस मोहल्ले में रहती है उस मोहल्ले के सभी बच्चे शाम होते ही एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इला के बचपन की बात है। सारे दोस्तों के साथ वो भागती है, दौड़ती है, खेलती है और सब बच्चों के साथ झूला भी झूलती है। और सब बच्चे झूले पर पेंग लेते हुए, पेंग लेना यानी बड़ा झूला जो बड़े पेड़ पर एक लकड़ी का पटरा रख के बड़ी बड़ी रस्सियों से बंधा होता है और इधर से कोई पुश करता है, इधर से बीच में बच्चे बैठते हैं और झूलते हैं। ऐसे बड़े बड़े झूले भी उसके गांव में डलते हैं। वो उनके साथ झूलती भी है, खेलती भी है, दौड़ती भी है और उनके साथ गाती भी है। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इधर से रस्सी बंधी होती है इधर से और बीच में लकड़ी का पटरा। पेंग मारने के लिए दोनों तरफ से रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है, लेकिन इला के हाथ उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथी नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे करेगी देवी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, यानी वो दौड़ती थी, धप्पा, चोर पुलिस, पकड़म पकड़ाई का खेल बच्चे खेलते हैं। दौड़ते समय वह जोरों से दौड़ती है
लेकिन जब धप्पा करने की बारी आती है तो हाथ ही नहीं उठते हैं। वो इस बात से बहुत दुखी होती है और यही बात धीरे धीरे उसके मन में इतनी गहरी बैठ गई कि उसने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया कि ये हाथ नहीं उठते तो क्या हुआ, मैं बाकी के सारे काम अपने पैरों से करूंगी। उसने वह सब कुछ अपने पैरों से करना सीखा जो हम सब अपने हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। जैसा कि उस वीडियो में भी आपने देखा कि वो पैर से ही पेन पकड़ के लिखते हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और फटाफट इंग्लिश में बातें करते हैं। तो यानी ऐसा नहीं कि हाथ नहीं है तो आदमी अनपढ़ रह जाए, इला भी नहीं रही। इला ने अपने पैरों से ही पढ़ना लिखना सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो इला इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। फुर्ती से यानी बिल्कुल स्पीड से, फास्ट। पर किसी काम को करने में उसे थोड़ी परेशानी जरूर होती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है हार मानना। तो वो परेशानियों के सामने हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को अगर समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। आज ऐसी सुविधा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट में हाथ टूट जाए या किसी कारणवश वो परीक्षा लिख न सके तो बोर्ड के एग्जाम में अगर वो अपने तरफ से एक राइटर की व्यवस्था कर लेता है तो वो आंसर बताता जाएगा और राइटर लिखता जाएगा। और प्लस ऐसे हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा भी राइटिंग वर्क के लिए दिया जाता है। तो ये सुविधा उसको मिल सकती है, ये बात इला को मालूम नहीं थी। इसलिए उसने 10वीं की परीक्षा अपने पैरों से लिखकर ही दी और उसकी स्पीड कम होने के कारण वो पूरा प्रश्न पत्र, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाई और फेल हो गई। इस बात का उसको बहुत दुख है कि वो पढ़ाई आगे नहीं कर पाई। लेकिन अब वो नहीं कर पाई तो उसने एक दूसरा रास्ता चुन लिया। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोते हुए, बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने का काम कोई आसान नहीं था। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यानी उसने जितना पेशेंसली, धैर्य मतलब पेशेंस, धीरज और विश्वास, जो उसके दिल में इस बात का विश्वास था कि वो कुछ न कुछ करेगी जरूर, इसलिए उसने मन में ठान लिया कि मैं कसीदाकारी करना सीखूंगी, कढ़ाई का काम करना अपनी माँ और अपनी दादी के साथ सीखूंगी। तो उसने दृढ़ संकल्प के साथ काम करना शुरू किया और अंत में उसने सीख ही लिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। माहिर होना यानी बिल्कुल प्रवीण होना, एकदम सीख जाना। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से
नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वो समझ गई थी। यानी किस तरह का कपड़ा हो, रंगों का कॉम्बिनेशन कैसा हो, किस कलर का कपड़ा है तो किस कलर का धागा उस पर ज़्यादा सूट करेगा, कौन सा फूल पत्तियाँ अच्छी लगेंगी, सब कुछ वो 15-16 साल की उम्र तक सीख गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। मतलब काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। और काठियावाड़ी कढ़ाई उसकी माँ और उसकी दादी किया करते थे। तो उसने काठियावाड़ी कढ़ाई तो सीखी ही, साथ में उसने लखनऊ और बंगाल, लखनऊ कढ़ाई, लखनऊ की कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध है, चिकनकारी जिसको बोलते हैं, चिकन की कढ़ाई वो भी उसने सीखी और बंगाल की कढ़ाई वो भी बहुत अच्छी तरह से सीखा। यानी वो उसने माँ और दादी से जो सीखा उसमें और भी ऐड किया और भी कुछ नया नया सीखने का प्रयास किया। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए। टाके मतलब स्टिच, जो कढ़ाई होती है उसी को टाके बोलते हैं। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। समझो, अगर एक पेड़ ड्रॉ किया उसने तो उसकी पत्तियां, फूल और जड़ें सब को अलग अलग कढ़ाई से, अलग अलग रंगों से बनाना बहुत अच्छी तरह से वो सीख गई थी। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया। चिकनकारी एक कढ़ाई है जो लखनऊ में की जाती है। डंडियों को कांथा से उभारा था। कांथा भी एक कढ़ाई का नाम है। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। यदि कपड़े पर किसी पक्षी का या किसी पशु का चित्र है तो उसको उसने जंजीर, चैन स्टिच बोलते हैं जिसको, और कसूती की कढ़ाई से उभारा था। बिल्कुल नयापन ला दिया था उसने। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। यानी पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल जो उसकी माँ और उसकी दादी किया करती थी। अपनी माँ और दादी की कढ़ाई के अलावा उसने कुछ नया नया भी उसमें सीखा और नया नया भी इन्वेंट किया और ये चीज लोगों को बहुत पसंद आई। इला के पाँव और रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते नहीं थकती। यानी अब उसमें इतना आत्मविश्वास आ गया है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया है कि वो बिल्कुल खुशी खुशी अपने पैरों से कढ़ाई का काम करती ही जाती है। सुनहरी रुपहली यानी सुनहरा यानी सोने की तरह और रुपहली यानी चांदी की तरह। तो यानी रेशमी धागे जो सोने की तरह और चांदी की तरह है उनसे वो कढ़ाई करती जाती है और उसको अब अपनी मंजिल मिल गई है। यानी उसके कपड़ों की प्रदर्शनी लग रही, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और इला सचानी का नाम लोग जानने लगे हैं। इस तरह से शरीर का कोई एक भाग न होना ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर निश्चय हो, दृढ़ निश्चय सच्चा हो, लगन सच्ची हो तो इंसान अपना शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो भी सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप और भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये लेसन एक बार रीड करो, मैंने जैसा रीड किया है, और जो हार्ड वर्ड्स आपको लगते हैं उसको अंडरलाइन करो और अपनी नोटबुक में लिख डालो। मीनिंग मैं आपको बाद में लिखाऊंगी। ठीक है।